अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर फिज़िक्स के एक न्यू चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स का लेक्चर क्लास है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन बी में कम से कम जो है आपके 9 न्यूमेरिकल से 8 न्यूमेरिकल्स तक आ सकते हैं। 17 चैप्टर तक मैं आपको करवा चुका हूँ। सिर्फ दरमियान में एक 15 चैप्टर ऐसा है जिसमें न्यूमेरिकल हैं और मैंने नहीं कराए। ये इंशाल्लाह 19 के बाद मैं 15 कराऊँगा। तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह एक ही पार्ट में कवर होगा। पेज नंबर 296 पर मौजूद है ये न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज में आपको 10 न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट कह लें या काम के कह लें या तरीके के न्यूमेरिकल हैं वो 6 हैं, 6 न्यूमेरिकल्स। तो ये 3 नज़र आ रहे होंगे आपको और इंशाल्लाह 3 जो है रब करके होंगे। और ये सारे न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, तो इसमें साथ साथ रहिएगा। मेरे रजिस्टर और साइंटिफिक कैलकुलेटर रख लें अपने साथ। इस तमाम न्यूमेरिकल्स की एक ही कैटेगरी है, बोहर्स थ्योरी। आप लोग जानते हैं कि मैं आपको सिस्टमेटिक करवा रहा हूँ काम। बोहर्स थ्योरी या बोहर्स एटॉमिक मॉडल, सही है। और इसमें कौन सा केस है? हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल्स हैं। जो लोग आप में प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल गए हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में भी इसके न्यूमेरिकल्स किए होंगे, तो ये रिवीजन का टच भी दे सकता है आपको। वहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम यानी बोहर्स की थ्योरी का टॉपिक था। सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करें। इसको वेवलेंथ फार्मूला कहते हैं। फार्मूला फॉर वेवलेंथ कदम कदम पे आ रहा होगा, देखें आप मुसलसल। इसमें थ्योरी लिखें साइड पे। लैम्डा तो वेवलेंथ है, RH रेडबर्ग कांस्टेंट है, ये गिवन होता है एग्ज़ाम में। रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद भी हो जाए तो और अच्छी बात हो जाएगी। 1.097 एक्सपोनेंट 7 पर मीटर, सही है। इस न्यूमेरिकल में मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लेंगे। मैंने अगले में लिख के दिखा दिया कि ये पॉसिबिलिटी है कि गिवन नहीं है और मैं यूज़ कर रहा हूँ तो भी ओके, गिवन है और मैंने उसको डाटा में लिख दिया तो भी ओके। ये प्रेजेंटेशन के तरीके हैं, सही है। अब N1 N2 इलेक्ट्रॉन जहाँ से ट्रांजिशन करेगा, यानी जिस हायर लेवल से जंप करके आएगा लोअर लेवल में, ये कहलाएगी N2 यानी फाइनल स्टेट, और ये N1 ग्राउंड स्टेट। यानी यहाँ से ट्रांजिशन करेगा, जंप करेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी। और ये जहाँ पे जंप करेगा यानी ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। क्योंकि इसमें ये ध्यान रखना है कि हायर से लोअर में जब जंप करेगा तभी रेडिएशन खारिज करेगा, तभी फोटोन निकालेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू होगी और वेवलेंथ लैम्डा होगी। ये ख्याल रखिएगा। नीचे से ऊपर जब जाएगा यानी लोअर टू हायर लेवल में, वो तो एब्जॉर्ब करके जाएगा एनर्जी फोटोन। तो हमें हमेशा अगले से पिछले यानी कि ट्रांजिशन के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। एब्जॉर्प्शन करके जो जाएगा वो, एब्जॉर्प्शन का वर्ड तो आ सकता है सवाल में, लेकिन थ्योरी वही रहेगी कि ट्रांजिशन हायर टू लोअर एनर्जी लेवल में हो, और अगर नीचे से ऊपर गया है तो वो भी उसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी। फिर ट्रांजिशन स्टेट होती है टेम्परेरी, अनस्टेबल और शॉर्ट लिव्ड। थ्योरी हो गई। अब आ जाए न्यूमेरिकल पर। व्हाट इज़ द वेवलेंथ? वेवलेंथ पूछ रहा है उस रेडिएशन की जो एमिट हो जाएगी। बताया, देखें, रेडिएशन एमिट होगी जब एमिट होगा फोटोन, जबकि ट्रांजिशन हो रही है 3 से 1। अच्छा, ये पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल है। आगे के न्यूमेरिकल तगड़े हैं, ज़रा इसको हल्का हाथ और बाकियों को भारी हाथ रखिएगा। अब इसमें बनाया है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जंप करके। अब इसमें 1 और 2 गलत ना हो, 1 और 2 गलत ना हो। 3 से आया 1 में, यानी 1 इसकी ग्राउंड लेवल हुई, तो N1 हो गया 1। और कहाँ से आ रहा है? 3 से आ रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रांजिशन हायर स्टेट हो गई 3। यानी इसको यूँ भी ध्यान रखिए कि N2 जो है वो N1 से बड़ा होना चाहिए। कभी उल्टा हो जाए बिलफर्ज
तो चेकिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फिर ब्रैकेट नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव ब्रैकेट चेकिंग करवा देगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव ब्रैकेट आएगा तो पूरा रिजल्ट नेगेटिव आएगा और नेगेटिव रिजल्ट का अंदर वेवलेंथ नेगेटिव आएगी, विच इज़ इम्पॉसिबल। बात समझे? अगर आपने कभी भूल से n1 को n2 से बड़ा ले लिया तो वेवलेंथ नेगेटिव आ गई, जो कि एक नया वाक्य है। वेवलेंथ नेगेटिव कैसे हो सकती है? कुछ फिजिकल पैरामीटर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। ओके हो गया। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रखी, n1 n2 रखा, 1 और 2 फॉर्मूले में स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिखते नहीं अपॉन में, 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम लिया, 9 1 ज़ा 9 माइनस 1 8 हो गया, 8 अपॉन 9, 8 को मल्टीप्लाई करें। अच्छा आप लोग वर्टिकल कीजिएगा सारे, ही आपको पता है मेरी तरीका। मैं यहाँ पे करता हूँ कि कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एडजस्ट हो जाए इतनी जगह में मेरे वाइट बोर्ड पे। आप बोर्ड एग्जाम की प्रेजेंटेशन देख लें, साफ़ सुथरी ऊपर से नीचे, बस ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, बाकी सब कुछ सेट है। यानी आप वर्डिंग देखें, रिक्वायर्ड डाटा हेडिंग देखें, बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम के A1 की तैयारी आप लोग माशाल्लाह कर सकते हैं अगर मेरे साथ हैं तो। बाकी आपके ऊपर है। मल्टीप्लाई किया, देखिए मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड अलग, ये सब सर सिखा रहे हैं। मल्टीप्लाई अलग, वरना एक बच्चा पूरा कैलकुलेटर में डाल देगा डायरेक्ट, स्टेप्स के नंबर होते हैं। मल्टीप्लाई किया अलग, डिवाइड किया अलग, आंसर आ गया। लेकिन ये 1 आया, 1 अपॉन लैम्डा, हमें तो चाहिए लैम्डा, रेसिप्रोकल करना है, भूलिएगा नहीं। 1 अपॉन लैम्डा आया, तो लैम्डा विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ, तो इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर आ गया, वो नीचे आ गया। डिवाइड किया, कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आपके आगे ये। अब एक बारीकी आ रही है, संभालें। अच्छा कोई स्टूडेंट कहेगा सर आप मुसलसल बारीकियाँ ही बताते रहते हैं। बेटा बारीकियाँ हैं तो बता रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन गाइड बुक आपके ऊपर। बारीकियाँ बताता हूँ, उसमें जो है पक्का हो जाता है कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, और फिर नंबर और रटने का काम कम हो जाता है और दिमाग अच्छा हो जाता है। बाकी आपके ऊपर है। बारीकी आ रही है कि चैप्टर 18 के अक्सर न्यूमेरिकल्स की जब वेवलेंथ पूछे तो आप नैनोमीटर में जाएं, और जब अक्सर गिवन हो तो आप खुद देखेंगे कि नैनोमीटर में गिवन है। देखें सर ने बताया, कुछ फ़ायदा होगा। यहाँ बता रहा हूँ, वहाँ देखें बुक के क्वेश्चन मैंने तो नहीं बनाए ना, देखिए गिवन है तो देखिए नैनोमीटर में गिवन है ये चीज़। अब मीटर से नैनोमीटर कैसे जाएंगे बेटा? बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। तो अब ये 7 है, तो यूँ समझिए कि मैंने 2 डेसिमल मूव कर दिया राइट पर, तो 2 डेसिमल राइट पे मूव होने से क्या हुआ बोलें? ये लोगैरिथम में मैं 9-10 में पढ़ाया करता था बच्चों को, जब मैं 9-10 पढ़ाता था, तो छोड़ दिया है। तो 10 की पावर माइनस हो जाती है अगर राइट पे डेसिमल जाए। तो अब देखें 2 डेसिमल राइट पे गया तो ये 9 हो गया, और 9 का मतलब नैनो हो गया। 102.5 नैनोमीटर इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड। सवाल से वर्डिंग उठा लिया करें, ये हो जाता है रिजल्ट। ओके हो गया? बारीकियाँ लिख रहे हैं ना? एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 3 18.1 MCQs या अननेसेसरी, तो 2 से शुरू हो रहा है। सर भूले नहीं है, जो बता रहे हो समझते हैं और मेरी बात पे भरोसा कर सकते हैं। यू कैन ट्रस्ट मी। लाइट ऑफ वेवलेंथ, इसमें वेवलेंथ दी हुई है, यानी ये रिवर्स न्यूमेरिकल हुआ। इसमें वेवलेंथ पूछ रहा था, इसमें दी हुई है रिवर्स। एमिटेड हाइड्रोजन एटम इन बार्मर सीरीज, व्हाट ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल? अब एक और थ्योरी लिखें काइंडली। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, कुछ लोग पास्चन कहेंगे, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये 5 सीरीज ऑफ लाइंस हैं जो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में अराइज हो सकती हैं। कब कब? ये जब ट्रांजिशन 1 में हो, ये 2 में, ये 3 में, ये 4 में और ये 5 में। याद कर लें, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। सर आपको याद है? बेटा आप भी याद कर लो, क्योंकि ये अगर याद हो गया तो ये देखिएगा न्यूमेरिकल कितना तेजी से निकलेगा। बामर सीरीज में स्टेट का नंबर छुपा हुआ है, यानी कि क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर केमिस्ट्री का लफ्ज़ बोल दिया मैंने। तो कंप्यूटर साइंस वाले जो ग्रुप के मेरे स्टूडेंट हैं वो तो ये ज़्यादा तवज्जो से लिखें, क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। वेवलेंथ दी हुई है नैनोमीटर। अब नैनोमीटर से मीटर बनाना है, तो देखिए 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹, तो इसमें अब 2 डेसिमल लेफ़्ट पे, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, 2 लेफ़्ट पे गया तो देखें पॉजिटिव हो गया। -9 + 2 = -7। राइट पे जाएगा तो नेगेटिव होगा, लेफ़्ट पे आएगा तो पॉजिटिव होगा। सही है? डेसिमल प्लेस के बता रहा हूँ।
बामर सीरीज़ में छुपा हुआ है। अच्छा, इसका साइड पे लिख लें, रटिएगा नहीं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को, इसमें बहुत सारी चेंजेस हैं। अगर 10 ईयर कभी मैं इंशाल्लाह कराऊंगा तो उसमें लाइमन सीरीज़ कभी दे देगा, कभी पास्टन दे देगा, कभी पी फंड। देखने के लिए कितने बच्चे गाइड बुक लेके आए, गाइड बुक नहीं ले जाएगा, नकल पे ना रहे बेटा। तो बामर सीरीज़ में 2 छुपा हुआ था, सही है। अच्छा, ये ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है ताकि उसको लगे कि मैं पढ़ के कर रहा हूँ। रेडबर्ग कांस्टेंट, आप इसमें भी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते थे, ठीक है। ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल यानी अब कहाँ से आया है, थ्योरी देखें, ट्रांजिशन कहाँ से आया है, N2 पूछ रहा है, वही फार्मूला लगेगा रेडबर्ग इक्वेशन का। अच्छा, आप यहाँ पे यूजिंग फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको काफ़ी सारे टीचर्स और बुक के ऑथर्स रेडबर्ग इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है, रख देंगे, N1 गिवन है, रख देंगे, N2 चाहिए, सही है। तो आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ में आ रहा होगा। मैं पहले फार्मूला मेकिंग करूँगा ताकि N अलग हो जाए। तो अब इसमें रेडबर्ग की वैल्यू को इधर ला के डिवाइड करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया, ब्रैकेट अलग हो गया, सही है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर चलाने का स्टाइल बताऊँ आपको, कम कम चलाना, प्लस का 7 माइनस का 7 फारिग, यानी बेस सेम पावर ऐड, n की पावर 0 जो कि हो गया 1। कैलकुलेटर रखा हुआ है, सिर्फ आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू डालें, 4.863 और 1.097, ठीक है। कितना एक्सपोनेंट का बटन बच गया, टाइम बच गया, बाकी आपके ऊपर है। अब ये जो जवाब आया डिवाइड करके लिख दिया, 1/4 का मतलब 0.25 है, वो लिख दिया। अब ये माइनस इधर आके प्लस और वो प्लस उधर जाके माइनस, ठीक हो गया। इन दोनों का माइनस किया, ये हो गया। अच्छा, ये वर्टिकल कीजिएगा, अब ये 1/n2 स्क्वायर आ गया, जैसे यहाँ पे 1/λ आ गया था। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसके नीचे 1 है तो n2 स्क्वायर आएगा, रेसिप्रोकल किया तो ये n2 स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर का तोड़ स्क्वायर रूट, यानी ये अगर मैं n2 का स्क्वायर रूट ले लूँगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और जो राइट पे 15। अच्छा, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसी वैल्यू आएगी जिसका परफेक्ट स्क्वायर के नेबरहुड में आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा 3.98, तो आप इसको ये लिखेंगे नहीं, आप इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, बिकॉज क्वांटम नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी ये 1 2 3 4 कैन नेवर बी इन डेसिमल, यानी अगर आपने डेसिमल लिख दिया ये वाला ऐसा तो ये गलत कर देगा। तो आप स्क्रीन पे भले आ रहा हो, आप उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, n2 इज़ 4, रूट ले लिया ना, n2 इज़ 4 इज़ द ट्रांजिशन, वर्डिंग सवाल से, n2 इज़ 4 ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिएशन। अच्छा, यहाँ पे कभी 3 आ जाए, 5 आ जाए, ओके। बारीकी एक चीज़ और बता दूँ, जैसे अब यहाँ पे ये प्लस माइनस 1 की अनसर्टेनिटी रहती है, ठीक है। यानी अगर कभी आपका 3.9 से लेकर 4.1 तक आए तो आप इसको 4 लिखें, 2.9 से लेकर 3.1 तक आए तो आप इसको 3 लिखें, 4.9 से लेकर 5.1 के दरमियान आए तो 5 लिखें। ये जो बताया ये यहाँ के लिए कि यहाँ पे स्क्रीन पे देखें 3.98, 3.99 या 4.01, 4.02 आया तो लिखा क्या 4, ओके हो रहा है। ये न्यूमेरिकल ऑफ द एक्सरसाइज है, ये वाला जो आ रहा है। और ये सारे न्यूमेरिकल, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए 1 से ज़्यादा मरतबा, 2 नहीं आया, ये दोनों आए हुए 2-2, 3-3 दफ़ा। तो इसको आप, लेकिन आने मतलब ये नहीं रट लें, बामर सीरीज़ को लाइमन कर दे या पास्टन, बाकी आया हुआ है। इसमें जो वैल्यू दी हुई है वो बदल दे तो बाकी आया हुआ है, समझे। काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल है, लेकिन सॉल्यूशन जो है देखें इसका। हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट वेयर बाइंडिंग एनर्जी इज 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू अनदर स्टेट हुज एक्साइटेशन एनर्जी इज 10.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 चीज़ें पूछ रहा है, क्वांटम नंबर्स, वेवलेंथ और सीरीज़ का नाम। तो ये थोड़ा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, सही से सुनिएगा भी बात, से तस्वीर खींचेंगे तो इस न्यूमेरिकल का मसला हल नहीं होगा। बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी लेवल पे बांध के रखती है, ज्वाइन करके रखती है, उसके साथ अटैच रखती है, सही है।
एक्चुअल बाइंडिंग एनर्जी तो नेगेटिव होती है, सही है, एक्चुअल जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, लेकिन चूंकि इसमें उन्होंने पॉजिटिव दे दी है तो इसके हम साथ कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे पॉजिटिव मजबूरन, वरना बाइंडिंग एनर्जी इज़ नेगेटिव। एक्चुअली डेरिवेशन भी इसकी मैंने कराई है, जाके वो लेक्चर भी देखिएगा 18 चैप्टर का, एक इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी का, कि बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव नहीं आ सकती। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को देने से वो जंप करता है, एक्साइटेड हो जाता है, यानी ग्राउंड लेवल पे तो अगले लेवल पे चलाएगा और अगले लेवल पे और अगले पे चलाएगा, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन बढ़ाते चले जाएंगे तो वो हो जाएगा आयोनाइजेशन, आयोनाइज हो गया यानी एटम से रिलीज़ हो गया, यानी इनफाइनाइट लेवल पे चला गया, वो आयोनाइजेशन हो जाएगी। लेकिन विद इन द एटम ही जंप करता रहे दूसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, तो ये एक्साइटेशन रहेगी, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, ये बड़ा बड़ा लिखे भाई, ये फार्मूला जो लिखा है, अच्छा ओरिजिनल फार्मूले में मॉडुलस नहीं है, ओरिजिनल फार्मूले में मॉडुलस नहीं होता। यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि उसने बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव दी है, क्योंकि अगर यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का अगर यहाँ पे रूट ले लूँगा मैं, जैसे यहाँ पे अभी गलती करता माइनस में आ जाता, माइनस का रूट लूँगा, बोले क्या हो जाएगा? मैथ एरर, यानी इमेजनरी आयोटा, जो मैथ्स वाले वो सुने रूट में माइनस आता है तो मैथ एरर आता है, यानी रूट में माइनस, तो क्या होता था उसका? आयोटा, मैथ एरर, इमेजनरी, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते फिजिक्स में, ठीक है। देखिए बारीकियाँ, अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। अब बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्योंकि जिस लेवल से वो ट्रांजिशन कर रहे थे, फ्रॉम वेयर ट्रांजिशन, तो ये हायर हुई, ये देखिए थ्योरी काम आ रही है, जहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है वो हायर स्टेट है, तो इसलिए इसके साथ 2 लिखा, ट्रांजिशन की वजह से 2 लिखा, क्योंकि उसने लफ्ज़ में बोला भाई ट्रांजिशन, इसलिए पता चला सर को इससे कि ये 2 है, यानी ये अगला लेवल है, हायर वाला। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन का लिख दिया, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी रखने से एन आता है, एक्साइटेशन एनर्जी रखने से एन नहीं आता है, नोट करें। अब इससे कैसे बाइंडिंग निकालूंगा ये देखिएगा आप, ये एक्साइटेशन है लेकिन इससे बाइंडिंग निकालूंगा मैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी, अच्छा ये वैल्यू याद होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, यानी जो फर्स्ट लेवल एनर्जी होती है, ये फिक्स है 13.6 माइनस का, ठीक है। रेडबर्ग कांस्टेंट पता भी होता है, गिवन भी होता है। क्वांटम नंबर पूछ रहे हैं तो दोनों अभी, अच्छा ये सवाल क्यों मुनफरिद है, इसमें देखें N2 पूछा था, N1 दिया हुआ था, इसमें N1 N2 दोनों दिया हुआ था, इसमें दोनों ही अननोन है, तो एक स्टूडेंट तो ये कह देगा कि इनकम्प्लीट डाटा है। रास्ता बनाएंगे, देखें कैसे। तो पहले हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, क्योंकि एनर्जीज सारी दी हुई है, और से देखें एनर्जीज सारी दी हुई है, एनर्जीज के ज़रिए N तक पहुँचेंगे। तो अब देखें E2 के साथ N2 और E1 के साथ N1, यानी यही वाला फॉर्मूला यूँ लिख दें, E1 इज इक्वल टू E0 अपॉन N1 स्क्वायर, 2 का 2, 1 का 1, समझ गए यहाँ तक। अब मॉडुलस से बता दिया, मजबूरी है, क्योंकि अगर नहीं लगाऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का आयोटा आ जाएगा और सवाल फंस जाएगा। इसका ये मतलब भी लीजिएगा कि सवाल में मिसप्रिंटिंग है, ये देखना चाह रहा है कि कितने स्टूडेंट और कितने टीचर क्या कर रहे हैं कराची में या सिंध में, ऑल सिंध बोर्ड के लिए वैलिड है। अब मॉडुलस नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव हो गया, उसकी वैल्यू रखी, N2 चाहिए तो N2 उधर गया, E2 उसकी जगह डिवाइड में आ गया, कैलकुलेटर में डिवाइड किया, 25 आ गया पूरा पूरा, स्क्वायर रूट लिया तो N2 का स्क्वायर तो अभी बताया था N2 हो जाएगा, और 25 का 5। एक आंसर तो आ गया, अब दूसरा चाहिए। अब दूसरे के लिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी बाइंडिंग एनर्जी, यानी जिस लेवल पे वो जंप कर रहा है, जिस स्टेट पे जंप कर रहा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं आएगी, तब तक हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। ये पक्का कर लिया ना। इसमें ये जो E1 E2 हैं ये बाइंडिंग एनर्जीज हैं, इन फार्मूला में E1 E2 बाइंडिंग एनर्जीज हैं। अगर आपने इसकी जगह एक्साइटेशन एनर्जी पुट कर दी ना तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। और चेकिंग भी एक बता दूँ, जैसे अगर फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट इस एक्साइटेशन 10.21 को यहाँ रख दे, इस जगह पे, सुन रहे हैं, तो पता है क्या होगा, डिवाइड करेंगे ना तो एक ऐसी गिनती आ जाएगी जो परफेक्ट स्क्वायर के नेबरहुड में नहीं होगी, बीच की कोई गिनती आ जाएगी, 2.5, 3.6, 5.2। इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, राउंड ऑफ सिर्फ इतना कर सकते हैं, नोट करें।
तो ये देखें बारीकियाँ कितना बता रहा हूँ तो टाइम लगेगा ना बेटा, कि मैं चाह रहा हूँ पक्का हो जाए आप लोगों को माशाल्लाह लेक्चर लेते ही कुछ न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट। अब बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलती है, ये उस फॉर्मूले से निकलती है जो एक हमने किसी ज़माने में थ्योरी में पढ़ा था, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, याद आया? एक बहुत थ्योरी पॉस्टुलेट था कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द क्वांटा ऑफ एनर्जी जो जंप करता था फोटोन h म्यू के बराबर ये। अब यहाँ से ये जो है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 है, यहाँ से देखें E नॉट इज इक्वल टू E1 माइनस EX, E1 माइनस EX, यानी इसका रीमेक है ये, ठीक है। अब वैल्यू रखें E नॉट 13.6, अब देखें अब माइनस है, ओरिजिनल यूज़ किया ना माइनस। एक्साइटेशन एनर्जी, अच्छा एक्साइटेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्साइटेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी पॉजिटिव, माइनस प्लस कैलकुलेटर में डालेंगे तो आएगा -3.4। अब ये रास्ता क्लियर हो गया क्योंकि इसमें हमारे पास N1 भी नहीं था और E1 भी नहीं था। अब E1 जो है यानी उस ग्राउंड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी, उस ग्राउंड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब पुट कर सकते हैं। अब देखिए मॉडुलस यूज़ नहीं किया क्योंकि ये देखिए खुद माइनस में आई है, माइनस माइनस ख़त्म, 4 आ गया, स्क्वायर रूट लिया 4 का 2 आ गया, यानी हमारी 2 स्टेट्स आ गई, एक 5 और एक 2। अच्छा ये थर्ड पार्ट तो फ़ौरन आप अभी भी कर सकते हैं। कौन सी सीरीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है 2 में, बताएं बेटा? लाइमन बामर, बामर है 2, लेकिन यहाँ पे अभी 3 आता तो पास्टन लिखते, यहाँ पे अगर अभी 1 आता तो लाइमन लिखते। कहाँ से आ रहा है, नहीं कहाँ आ रहा है, वेयर इट जंप्स दैट इज़ द सीरीज़ ऑफ लाइन, ठीक है। तो बामर क्योंकि सेकंड पे आया, लैंड किया। अब ये पार्ट तो खुद करें जल्दी से ताकि मैं रब करके अगले करूँ, क्योंकि भाई अब रास्ता क्लियर है ना बेटा। वेवलेंथ चाहिए, ये देखें कि अगर दोनों n आ जाएं तो वेवलेंथ आती है। क्वेश्चन नंबर 2 का रिफ्लेक्शन आ गया, लेकिन देखा इस हिस्से में सारा दिमाग और टाइम लग गया। अब N1 N2 आ चुका है तो हमारा डाटा हो गया 2 और 5, उसी सवाल को फॉलो करते रहें। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लिया 20। अच्छा एक टीचर आपसे ये कह देगा कि इस जगह पे पूरा कैलकुलेटर चला दो, यानी डेसिमल करते चले आओ, तो गलत तो नहीं बोल रहा है लेकिन बेहतर नहीं है क्योंकि उससे आंसर डेविएट कर जाएगा, क्योंकि डेसिमल पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा और आप 2 डेसिमल लेते हैं, 3 डेसिमल लेते हैं, ऐसी है ना। तो यहाँ पे देखें ये बेहतर तरीका है कि अगर यहाँ पे आप एलसीएम में माइनस करेंगे और डिवाइड उसके बाद करेंगे तो देखें आपका एक दफ़ा डेसिमल आएगा और वो एग्जैक्ट के करीब यानी टीचर के पास लिखे हुए आंसर के करीब तरीन होगा। बारीकियाँ समझे? तो यहाँ पे मेरा मशवरा बेहतर है कि एलसीएम ले 25 और 4 का 100 हर बच्चा ले सकता है। 25 1 जा 4 1 जा 21 आ गया, मल्टीप्लाई अलग कीजिएगा फिर डिवाइड, सही है। अच्छा डिवाइड भी कैलकुलेटर से ना करें, 100 का तो 10 की पावर 2 होती है, बोले हाँ। 8 में से 2 पावर कम हो गई 6, 2.303 अपनी जगह। सर के साथ कुछ सीख पा रहे हैं? अब ये 1/λ है, उल्टा कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा। मीटर में आया तो इसमें भी 2 डेसिमल अगर हम यहाँ मूव कर दें तो ये -9 हो जाएगा और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की और -9 मीटर के। रीज़न भी दे सकते हैं। तो ये वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन हो गई नैनोमीटर में। ये दोनों स्टेट क्वांटम नंबर हो गए। और चूँकि सी पार्ट में हो जाता तो मैंने सी लिखा बाद में, लेकिन बता पहले दिया, आपको ही पता चल रहा था कि बामर सीरीज़ से बिलोंग कर रहा है क्योंकि सेकेंड लेवल में आ रहा है। जाइएगा नहीं भाई, क्योंकि बहुत अहम 2 न्यूमेरिकल बाकी भी हैं। ये बकिया के 3 न्यूमेरिकल्स देख लें, उसी तरह के हैं जैसे अभी हमने किए थे 3। 18.5 में कह रहा है फोटोन ऑफ 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम ओरिजिनली इन ग्राउंड स्टेट, रेजेज एटम टू एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज द क्वांटम नंबर। अभी जो लास्ट 18.4 किया था ना उसी जैसा है ये। अब इसमें वो कह रहा है कि इतना फोटोन एब्जॉर्ब करके जंप कर गया आगे, तो इसका मतलब ये इसकी एक्साइटेशन एनर्जी है, क्योंकि जो एनर्जी हम देंगे और उससे आगे वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यानी कि ग्राउंड लेवल था और इससे आगे चला गया ये, तो इसका मतलब ये एक्साइटेड एनर्जी लेके जाएगा, यानी एब्जॉर्ब करके जाएगा। बैक फॉल करता है तो एमिट करके, नेक्स्ट हायर में जाता है तो एब्जॉर्ब करके, सही है। तो अब इससे मुझे पता चला कि ये एक्साइटेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी लास्ट न्यूमेरिकल में बता दिए कि ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, याद कर लें।
क्वांटम नंबर पूछ रहा है जिसमें वो जंप करके गया, उसका नंबर क्या है, सही है। अब बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में आपको समझाया कि एक्साइटेशन एनर्जी इस फॉर्मूले में नहीं है, इसमें बाइंडिंग एनर्जीज़ हैं। ये जो फॉर्मूला है ये बाइंडिंग एनर्जीज़ हैं। बाइंडिंग एनर्जीज़ वो होती हैं जो उस पर्टिकुलर लेवल के इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखती हैं, बाउंड करके रखती हैं, सही है। अब इसमें ही मॉडुलस इसलिए लगा दिया कि उसने जो एनर्जी दी हुई है पॉजिटिव, सही है। और हम जो अब निकालेंगे, ये देखें हमने निकाली वैल्यू, ये उसी फॉर्मूले से आई है, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो हमें E2 चाहिए तो E1 प्लस डेल्टा ई हो जाएगा, तो वो इसलिए प्लस हो जाता है, समझ गए। यानी ये समझे कि E1 की जगह पर ये एक्साइटेशन है और डेल्टा ई की जगह पे ये है डिफरेंस, तो ये माइनस इसलिए उधर जाके प्लस हो गया। अब वैल्यू रखें, कैलकुलेटर चलाएं, तो आ गया माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस लेवल की एनर्जी जिस पे वो गया है जंप करके, सही है। अब इसमें जो है मॉडुलस इसलिए लगाया ताकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो, क्योंकि अगर मॉडुलस नहीं लगाऊंगा तो वो माइनस फार्मूले का, क्योंकि ओरिजिनल फार्मूले में माइनस है, तो वो मिलकर एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस, और फिर रूट में वही आयोटा और मैथ एरर का मसला आ जाएगा। ओके हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट लें तो 3 आ गया, यानी कि वो थर्ड लेवल में जंप कर गया। अच्छा एक मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को, ये जो फार्मूला है ना, इससे आप लोग एनर्जी निकालें और खेलें। यानी ये E इज इक्वल टू माइनस 1/n² E0 है ना, 13.6 को डिवाइड करते जाएं आप 1 के स्क्वायर से, 2 के स्क्वायर से, 3 के स्क्वायर से, और देखिए क्या होगा। पता है क्या होगा, बताऊं? इससे तो 13.6 आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये पहले लेवल का है। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3.4, चेक कर लें, माइनस फॉर्मूले में है ना, यानी ये सेकंड लेवल का आ जाएगा। और ये वाला आप जब डिवाइड करेंगे ना 9 से, तो देखिएगा ये आ जाएगा 1.51 जो हमारा है, सही है। 1.5 चेक भी कर लें कैलकुलेटर से। 13.6 डिवाइडेड बाई 1.5, 9.06, सही है। तो ये जो बताया नहीं MCQs में भी काम आएगा। अगला न्यूमेरिक, अच्छा ये तो बहुत ही बच्चा न्यूमेरिकल है, जो शुरू में नहीं किया था न्यूमेरिकल, ये उसका न्यूमेरिकल आ गया। तो ये न्यूमेरिकल सारे काम के हैं। बोहर थ्योरी या हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा, कैटेगरी का नाम हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम बता चुका हूँ, सही है। यानी कि समझे मुख्तसर के 18.3456 पहले कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन क्या होता है? फर्स्ट, ठीक है। तो अब लाइमन के लिए फर्स्ट लेवल पे गिरेगा वो। ये फर्स्ट 3 लाइन्स, फर्स्ट 2 लाइन्स, ये क्या कॉन्सेप्ट है, बस जल्दी से देख लें, क्योंकि एक ही काम बार बार करना होगा। 1 लेवल पे आया, सही है। इमीडिएट जो नेक्स्ट से आएगा ना वो लाइन 1 होगी, उससे नेक्स्ट से जो आएगा वो लाइन 2 होगी, उससे नेक्स्ट से जो आएगा वो लाइन 3 होगी। अब बामर का कभी पूछ लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन, तो बामर सेकंड में आना चाहिए, तो सेकंड से इमीडिएट नेक्स्ट कौन सा होगा? 3 से, फिर उससे नेक्स्ट 4 से, फिर इसे पास्चन का अगर फर्स्ट सेकंड लाइन पूछ ले, आप भी तो कुछ करें बच्चा। बामर सीरीज है तो ये 2 में आया, सही है। अब 2 में से कहाँ से आएगा? 3 से, और कहाँ से आएगा? 4 से। पास्चन सीरीज पूछ ले तो कहाँ आएगा? 3 में, कहाँ से आएगा? 4 से, कहाँ से आएगा? 5 से। अब समझ गए? लाइमन, बामर, पास्चन, 3 बता दिए मैंने, पी फंड और ब्रैकेट पी फंड उसके बाद वाले। यानी अब इसमें इस सीरीज़ में छुपा हुआ है अगला ट्रांजिशन स्टेट का नंबर। अब लाइमन का तो 1, क्योंकि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट पी फंड आज ही के लेक्चर में शुरू में बताया, वो लिस्ट बना लीजिएगा। अब पहली लाइन आएगी जब 2 से आए, दूसरी जब 3 से आए, तीसरी जब 4 से आए। रेडबर्ग कांस्टेंट पता है, तो अब ये यही फॉर्मूला बार बार लगाते हैं। एक दफ़ा 1 के साथ 2 रखें, फिर एक दफ़ा 1 के साथ 3 रखें, फिर एक दफ़ा 1 के साथ 4 रखें। समझ गए? समझाऊँ क्या? जल्दी जल्दी बता देता हूँ। फर्स्ट लाइन के लिए मैंने यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 रखा। अच्छा ये वर्टिकल कीजिएगा सारा, मुझे ख़त्म करना था इस लेक्चर को, तो इसलिए मैंने यूँ कर दिया। भूलिएगा नहीं, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, वर्टिकल करना है बोर्ड में। ये प्रेजेंटेशन है,
4 मार्क्स। सेक्शन सी, पक्का नंबर लेने का A1 का उसूल। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम या 4 - 1 3, 3/4 मल्टीप्लाई अलग कीजिएगा, डिवाइड अलग। ये आया 1/λ। अच्छा लैम्डा के साथ 1 2 3 इसलिए लगाया कि पहली सीरीज़, दूसरी सीरीज़, तीसरी सीरीज़ लाइन, सॉरी, तो पहली दूसरी तीसरी लाइन के लिए 1 2 3। अच्छा कुछ टीचर यूँ भी लिख देते हैं L1 कि L फॉर लाइमन, B लिख देंगे तो B फॉर बामर, आपकी मर्ज़ी। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो लैम्डा आएगा मीटर में। अब मीटर का आपको बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि अगर इसको 2 डेसिमल लाइट पे मूव कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा और 10⁻⁹ मीटर 1 नैनोमीटर होता है। ओके, अब यही काम फॉर सेकंड लाइन करें। अब ये बदलता रहेगा, लाइमन सीरीज़ है तो ये 1 नहीं बदल दीजिएगा इस वाले को, ये बुक हो गया लाइमन का। बामर होता तो ये 2 बुक हो जाता, पास्चर होता तो 3 बुक हो जाता। ओके हो गया। अब 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1/9 कितना हो गया 8/9, एक स्टेप कम किया मैंने, वहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड का रेसिप्रोकल किया, तो यहाँ पे भी। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट मैंने -9 लिख दिया है। अगर कैलकुलेटर -7 दे रहा हो तो आप उसको एक स्टेप बाद कीजिएगा -9। सही है जनाब। थर्ड लाइन के लिए अब उससे नेक्स्ट 4 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 - 1 15, 15 मल्टीप्लाई डिवाइड करें, रेसिप्रोकल करना मत भूल जाइएगा। रेसिप्रोकल किया, इसमें 97 पॉइंट के बाद डायरेक्ट आ गया -9, तो ये हो गया हमारा नैनोमीटर। 3 आंसर हो गए। आप चाहें तो तीनों की समरी अलग से एंड में लिख सकते हैं रिजल्ट बना के कि फर्स्ट 3 लाइन्स हैव वेवलेंथ दिस नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा ये एक बोनस न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जगह थोड़ी सी बची हुई थी तो ये कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन देख लें। अच्छा जब मैं ये बोलता हूँ तो आप लोग चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं किया करें, मैंने भी किया तो आप मेरे साथ रुकें थोड़ा। इसमें ये कह रहा है कि एक्साइटेशन पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल होता है वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एनर्जी। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। ये चैप्टर नंबर 17 में और चैप्टर नंबर 14 में मैं आपको बता दूँगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है, वोल्ट में तो पोटेंशियल या वोल्टेज होता है। अब इसमें बारीकी है कम इम्पॉर्टेंट लेकिन बारीकी। वोल्टेज 2 दिए में आगे 3 लिखा हुआ है, ये क्या बात हुई, मिसप्रिंटिंग? नो। तीसरी जो है ना हिडन वैल्यू वो माइनस करके आएगी। 10.21 पहला वोल्टेज है, दूसरा 12.1 है, तो तीसरा इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा। सही है। अब वो कैसे आएगा तीसरा माइनस करके, जो बड़ी वैल्यू है उसमें छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, यूँ समझें पोटेंशियल डिफरेंस है यानी डेल्टा V। ठीक है। अब इसके बाद जो है ये चैप्टर नंबर 14 में भी 17 में भी ये फॉर्मूला है, एनर्जी जो होती है वो EV या VE के बराबर होती है और वो hν प्लांक्स क्वांटम लॉ उसके बराबर होती है। सही है। और ये जो एक रिलेशन हमारा होता था C = μ λ, इससे आपका म्यू जो है चेंज हो सकता है वेवलेंथ से। जो एक बचपन में फार्मूला हुआ करता था V = f λ, वेव वेलोसिटी फार्मूला का, उसके ज़रिए ही आया है। ठीक है। अब ये पोटेंट गेट का हो गया सवाल, क्योंकि h मुझे पता होता है 6.63 एक्सपोनेंट -34, c स्पीड ऑफ लाइट पता होती है 3 एक्सपोनेंट 8। सही है। और v सवाल में e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 एक्सपोनेंट -19। सारी वैल्यूज फीड करें, कैलकुलेटर वर्टिकल कीजिएगा सारा, इससे आपका ये मीटर में आ गया, 2 डेसिमल मूव किया तो ये -9 करके नैनोमीटर में आ गया। सही है। अब यही काम बारी बारी करना है 3 मरतबा। एक दफ़ा जो ये 10.21 रख दें, एक दफ़ा 12.1 रख दें और एक मरतबा जो माइनस करके आया है 1.89 वो रख दें। यानी तीनों वैल्यू रखेंगे तो 3 रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स आ जाएंगी, यानी एक ही काम 3 बार करना है। बस इसमें बारीकी क्या थी एक कि जो तीसरा वोल्ट नज़र नहीं आ रहा है पोटेंशियल, वो हिडन है, वो माइनस करके पोटेंशियल डिफरेंस के उसूल से आएगा। ठीक है। तो ये वर्टिकल करिएगा ऊपर नीचे, नैनोमीटर बनाना याद रखिएगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। और आखिरी जो है ये मैंने डैश डैश इसलिए डाल दिया है कि एक ही काम आप कर चुके हैं, जगह थोड़ी कम बची थी तो आप पुट करके कैलकुलेटर चला के एक स्टेप के बाद फिर ये लिखिएगा। तीनों का समरी भी बना सकते हैं हम आंसर की। सही है। तो ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन कीजिएगा मुश्किल वक्त के लिए। आखिर के जो 3 न्यूमेरिकल हैं इसके ये MCQs हैं। सही है। रुकिएगा आधे मिनट, इम्पॉर्टेंट तरीन एग्जाम्पल भी इस चैप्टर की बता दूं ताकि प्रैक्टिस करने वाले करें उसकी।
इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हैं इस चैप्टर की वो हैं जनाब 18.3 और 18.4। ये आपको मिलेंगी पेज नंबर 283 पर और पेज नंबर 284 पर। ये दो एग्जाम्पल ज़रूर कीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आई भी हैं, फिर से भी आ सकती हैं। तो ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट था, एक ही लेक्चर में मैंने ख़त्म करा दिया। प्रैक्टिस कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ अगला लेक्चर है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।